उनकी भी एक इस तरीके की मानसिकता है कि मतलब सब करुणा तो दिखाते हैं, मतलब लेकिन कोई इनकी जो इनके अंदर क्षमता है उनमें कोई बिलीव नहीं करता और कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा जो जनरल बच्चा है वो ऐसे बच्चों के साथ नॉर्मल मेन स्ट्रीम में पढ़े। तो ये जो समाज की जो ये प्रतिक्रियाएं और व्यवहार जो इन बच्चों के प्रति है वह इन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। दोस्तों, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे अपने माता पिता की जान होते हैं। बच्चों की खुशियों में ही माता पिता की खुशियाँ होती हैं। अगर उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो माता पिता को 10 गुना तकलीफ होती है। लेकिन अगर क्या हो बच्चे अपनी तकलीफ अपने माता पिता से कह ही न पाएं। क्या हो अगर बच्चे अपने मन की बातें अपने माता पिता तक पहुंचा ही न पाएं। नमस्कार, मैं हूं सीमा रावत और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाली हूं जिन्होंने न सिर्फ दिव्यांग बच्चों को अपनाया है बल्कि उनके सपनों को भी आगे बढ़ाया है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं विजय रतूरी जी आपका। धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली देहरादून से बिलोंग करता हूँ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे हमने आपके बारे में सुना कि आप दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि दिव्यांग आपकी नज़र में है क्या? क्या वो दिव्यांग है कि जिन्हें समाज नकार चुका है, या फिर वो दिव्यांग है जो मानसिक रूप से एक तरह के सामाजिक बीमारी इसको बना चुके हैं? देखिए, अगर दिव्यांगता की परिभाषा की अगर हम बात करेंगे तो किताबी भाषा में अगर हम बोले तो दिव्यांग जो शब्द है ये अभी ही कुछ समय पहले ही ईजाद किया गया है। उससे पहले जो इन बच्चों के लिए विकलांग शब्द का प्रयोग किया जाता था जो समाज में एक्सेप्टेबल भी नहीं होता था। और दिव्यांग भी एक तरीके से मेरे को लगता है कि इन बच्चों को दिव्यांग नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग का अगर हम अर्थ देखें तो दिव्यांग मतलब होता है कि दिव्य अंग, कि ऐसे बच्चे जिनके पास एक दिव्य अंग हो। तो जो ये बच्चे हैं इनके पास दिव्य अंग नहीं होता। जो भी इनमें विकलांगता होती है, जो भी डिसेबिलिटी होती है, वह दिव्य अंग नहीं है। उन बच्चों में मान लीजिए एक ब्लाइंड बच्चा है, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, उसकी आंखें नहीं है। उस बच्चे को ट्रेनिंग के द्वारा अगर आप उस बच्चे को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वह बच्चा जिसकी आंखें नहीं है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस प्रकार अपनी दैनिक क्रियाओं को और जो सामाजिक गतिविधियां होती है उसको कर नहीं पाएगा। उनकी ट्रेनिंग के द्वारा जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है ब्रेल लिपि के माध्यम से, या अगर मैथमेटिकल उसकी बात करें तो अबेकस होता है, टेलर फ्रेम होता है, इन माध्यमों के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाती है जिसके द्वारा वह लोग अपनी दैनिक क्रियाओं को और सामाजिक गतिविधियों को कर पाते हैं। दिव्यांगों की परिभाषा बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर बताई है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं वो समाज का अंग ही है, हम ही से वो जुड़े हुए हैं, और अगर हम उन्हें अच्छी तरह से उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, तो वो समाज से कहीं भी अलग नहीं है। तो क्यों आज ये एक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है समाज की? क्यों समाज इसको नकारने पर लगा हुआ है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने करा है। आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने बीएड के बाद एमएड किया तो एमएड में हमारी डेजर्टेशन होती है। तो उस डेजर्टेशन में जो मेरा टॉपिक था वो था प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय चिल्ड्रन विद कंजेनिटल ब्लाइंडनेस एंड एडवेंटिशियस ब्लाइंडनेस। उसका मतलब ये होता है कि वह लोग जो कंजेनिटली ब्लाइंड हैं, जो बचपन से ही जब पैदा हुए तो वो ब्लाइंड थे, उनमें उनके एडजस्टमेंट में, और वह व्यक्ति जो एडवेंटिशियस ब्लाइंड हुआ है, जो लेटर एज में जैसे हमारी एज में या किसी 17, 18, 16, 15 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है तो उनकी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स में क्या डिफरेंस होता है। तो उसमें जो हमारी जब मैंने वो रिसर्च करी तो उस रिसर्च में मैंने ये पाया कि जितने ही मेरे सैंपल्स थे तो उसमें मैंने ये देखा कि जो लोग डिसेबल्ड थे जिनके मैंने सैंपल्स लिए, उन्होंने मुझे बताया कि जो समाज का जो व्यवहार है, मतलब उनकी जो विकलांगता है, जो उनकी डिसेबिलिटी है, जो उनकी ब्लाइंडनेस है, उसने उनको कभी इतना परेशान नहीं करा जितना कि समाज की जो प्रतिक्रिया, जो समाज का व्यवहार उन बच्चों के प्रति रहा है, उसने किया। तो जो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एक बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ता था, तो वह जो बच्चा था वह था तो ब्लाइंड, लेकिन जो उसकी आई बॉल्स थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। मतलब अगर आप देखेंगे तो आप उसे देखकर नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे कि यह बच्चा ब्लाइंड है।
तो वह बच्चा एक बार ऐसे ही मतलब रोड साइड जा रहा था, तो रोड साइड जाते हुए उसको मतलब टॉयलेट आ गई, तो वह जो बच्चा था वह रोड साइड में टॉयलेट करने लगा। उस पर क्या हुआ कि वहाँ पे जो उसके कॉलोनी के लोग थे वो लोग आकर उससे अभद्रता करने लगे। तो जब उसने बताया उन लोगों को कि मैं ब्लाइंड हूँ, फिर भी लोगों ने उस पर विश्वास नहीं करा और उसको काफ़ी उल्टे सीधे अंधा और इस टाइप के शब्द प्रयोग करके उसके साथ काफ़ी मारपीट भी करी। और जो उसके पेरेंट्स थे वह उसके बाद बीच में आए और बीच में आकर उन्होंने समझाया कि भैया इसकी आईबॉल्स बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये वास्तविकता में ब्लाइंड है। तब जाकर वहाँ पर भीड़ उस चीज़ को समझी। ऐसे भी बहुत उदाहरण हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि जो समाज का जो रिएक्शन और व्यवहार इन बच्चों के प्रति है वह सही नहीं है, जिस वजह से इनको एडजस्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसी वजह से क्या होता है कि स्पेशल स्कूल्स बनाए गए हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर कोई विकलांग बच्चा किसी जनरल स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ के जो उसके पेयर ग्रुप जो होता है, जो बच्चे होते हैं, वह भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। जो स्टिग्मास जो एसोसिएटेड है ऐसे बच्चों के साथ कि ये ब्लाइंड है, मतलब इनको बहुत बुरी भावना से देखा जाता है। यहाँ तक कि जो इनके जो जनरल बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनकी भी एक इस तरीके की मानसिकता है कि मतलब सब करुणा तो दिखाते हैं, मतलब लेकिन कोई इनकी जो इनके अंदर क्षमता है उनमें कोई बिलीव नहीं करता और कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा जो जनरल बच्चा है वो ऐसे बच्चों के साथ नॉर्मल मेन स्ट्रीम में पढ़े। तो ये जो समाज की जो ये प्रतिक्रियाएं और व्यवहार जो इन बच्चों के प्रति है वह इन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। बच्चा उतना बीमार अपनी बीमारी से नहीं होता जितना वो समाज की प्रतिक्रियाओं से हो जाता है। और आपने यहाँ पर बात की है अपने विद्यालय की, तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने विद्यालय के बारे में बताएं। देखिए ऐसा है, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जब मैंने हेरिटेज स्कूल से इंटरमीडिएट पास करा, उसके बाद अपने मतलब काफ़ी खुल के बताना चाहूँगा कि मैं अपने पिताजी के कारण, मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि इस प्रकार का एक ऐसा राजपुर रोड पे NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड है, जहाँ पर एक BA BEd इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जाता है, जिसमें आप ऐसे बच्चों से, जो बच्चे स्पेशल बच्चे हैं, विकलांग बच्चे जिनको समाज में कहा जाता है, उनको पढ़ाने से रिलेटेड ट्रेनिंग कराई जाती है। तो फिर मैंने वहाँ पर एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस देके मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। BA BEd 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स था, जिसमें मैंने सन 2004 में एडमिशन लिया। फिर जब मैं स्कूल में गया तो काफ़ी स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा कि शुरू में मुझे भी काफ़ी अच्छा नहीं लगा। शुरू के एक हफ्ते में जब मैंने देखा, क्योंकि आप जाकर वहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे बच्चों की आई बॉल्स बिल्कुल, मतलब कई बच्चों की आई बॉल्स बहुत ज़्यादा बाहर होती है, मतलब बिल्कुल एक नया वातावरण होता है, क्योंकि मैं बहुत यूज्ड टू नहीं था और मेरी उम्र भी उस वक्त 17-18 साल ही थी। लेकिन उसके पश्चात जब मैं वहाँ बच्चों के साथ रहने लगा, मैं वहाँ पर, हमें जाकर बच्चों की क्लास में हमें विजिट कराई जाती थी, हम देखते थे कि बच्चे पढ़ते हैं, फिर वहाँ के बच्चों से मैं फेमिलियर हुआ, तो मैंने देखा कि ये बच्चे तो बिल्कुल हमारी तरह ही नॉर्मल हैं। सिर्फ एक स्टिग्मा जो सोसाइटी में जो इनके प्रति है बच्चों के, उसी के कारण मेरी भी मानसिकता बिल्कुल वैसी बनी हुई थी। लेकिन जब मैं इन बच्चों के साथ क्लास में बैठकर इनसे बात करने लगा तो मुझे लगा ये बच्चे तो बिल्कुल हमारी तरह हैं। उसके बाद मैंने वहाँ से BA BEd 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करा। उसके बाद मैंने अपनी MEd की भी शिक्षा प्राप्त करी। उसके बाद मैंने NIVH में 1 साल के लिए वहाँ पर जॉब भी करी। मैंने जो मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए मैंने काम करा, ब्लाइंड बच्चों के लिए मैंने काम करा। तो फिर मुझे लगा, क्योंकि वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है और वहाँ पर जो बच्चों की सीट्स हैं वो बहुत लिमिटेड है, 200 के करीब बच्चों को ही पूरे देश में वहाँ पर एडमिशन मिल पाता है पूरे देश से। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम भी यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए बहुत कम सुविधा है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए स्कूल खोलूं जहाँ पर हम उनको फ्री शिक्षा दे सकें। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर बहुत गरीब लोग हैं, जो मतलब वहाँ पेरेंट्स की भी ये मानसिकता होती है कि ये बच्चे पढ़कर क्या कर सकेंगे। तो हमने उन बच्चों को टारगेट करा। हमने सोचा हम इन बच्चों को अपने विद्यालय में लेके आएँ, इनको यहाँ पर शिक्षा दीक्षा दें। इनकी जैसे इनमें डेली लिविंग स्किल्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा अगर आप बच्चे देखेंगे तो वह उनको टॉयलेटिंग, बेदिंग, अपना खाना पीना, इन सब चीज़ों में ही बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हमने इस विचार को लेकर मैंने डालानवाला में अपने इस मुस्कान विद्यालय को प्रारंभ करा। फिर हमने MDRS संस्था की स्थापना करी, उसे रजिस्टर्ड कराया। 2013 से रजिस्टर्ड करवा के हम इस विद्यालय को चला रहे हैं। आज हमारे विद्यालय में 10 बच्चे आवासीय विद्यालय में रहते हैं, जिनका खाना पीना, रहना, शिक्षा, सारी सुविधा हम बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराते हैं। उसके अलावा भी 10 से 15 बच्चे हमारे डे स्कूल में इनरोल्ड हैं जो यहाँ आते हैं। उसके अलावा हम संस्था के माध्यम से दिव्यांग विकलांग बच्चों के लिए हम कार्यक्रम करवाते हैं। हम अवेयरनेस रैलीज निकालते हैं, जिसमें हम
समाज में जागरूकता फैलाने का हमारा उद्देश्य होता है। समाज को जागरूक करते हैं कि ये बच्चे भी पढ़ लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि एक ब्लाइंड बच्चे के लिए कंप्यूटर चलाना, अगर मैं समाज में बात करता हूँ कि ये ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं, आज अच्छी अच्छी जॉब्स पे हैं, मैनेजर हैं, तो लोगों को यकीन नहीं होता। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जॉब्स एक सॉफ्टवेयर है, जॉब्स एक्सेस विद स्पीच, जिसके माध्यम से जो कंप्यूटर होता है वह उसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाता है, तो वह बोलता है। और बोलने के माध्यम से जब वह बोलता है तो जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा होता है वह सुन के उसको समझ पाता है। और आप देखेंगे कि बैंक्स में और काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्टों पर आज दिव्यांग बच्चे, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे कार्यरत हैं, वहाँ पर अपना अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छे उससे चल रहे हैं। तो उसी सोच को हमने इस अपने विद्यालय को स्थापित किया और आज हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं। अभी हमने हाल ही में एक प्रोग्राम कराया था, MDRS इंस्पिरेशन अवार्ड, जिसमें हमने दिव्यांग जो बच्चे हैं जो अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, कोई म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है, कोई तबला वादन में जुड़ा हुआ है, कोई जैसे एक पंकज राणा थे जो ब्लाइंड फुटबॉल क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, उनको भी हमने वहाँ सम्मानित करा। ऐसे बहुत से बच्चों को हमने वहाँ पर बुलाया, उनको सम्मानित किया। और जो बच्चे थे उन्होंने वहाँ पर म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस दिए और व्हील चेयर वाले हमने वहाँ बच्चे बुलाए जिन्होंने डांस के माध्यम से बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। तो इस तरीके के कार्यक्रम करके हमने पैसिफिक मॉल में भी एक शो करा था, जिसमें जो सुपर डांसर चैप्टर 2 के फाइनलिस्ट आकाश थापा थे वो भी आए, उन्होंने भी वहाँ पे बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया, काफ़ी भीड़ वहाँ पर आई। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम अपनी संस्था के माध्यम से और इस तरीके के क्रियाकलापों से समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करें। और जो अंतिम पंक्ति की श्रेणी का जो बच्चा है, जो गरीब है, जो स्लम्स में जो बच्चे रहते हैं, जिनको जो पैसों के और सुविधाओं के अभाव में अपने बच्चों को जो माँ बाप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को उनको शिक्षा देने का हम कार्य करते हैं। अपने स्कूल में 10 बच्चों को हमने यहाँ रखा हुआ है, उनका रहना खाना पे हमारे यहाँ स्टाफ रहती है, 2 लेडीज़ परमानेंट यहाँ पर रहती हैं जो उनका रहना खाना सब कुछ करती हैं। और यहाँ टीचर्स आती हैं, हमारे यहाँ टीचर्स भी बिल्कुल क्वालिफाइड हैं, बीएड होल्डर हैं जो हमारी टीचर्स हैं, और वो भी आकर यहाँ पर आईईपी के माध्यम से इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान हर बच्चे का बनता है और उसके माध्यम से हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। जी, बहुत सुंदर बात। और सर मैं एक चीज़ और इसमें पूछना चाहूँगी, जैसे आपने जागरूकता की बात कही है और आपने कहा कि 200 सीटें NIBH में रहती हैं और आपने अपना स्कूल अपना शुरू किया है, तो सर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है, माता पिता इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हमारे बच्चे में या कुछ कमी है या फिर वो दिव्यांग है, वो सबसे अलग है, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आप कैसे उन लोगों तक पहुँचते हैं और कैसे उन बच्चों को यहाँ तक लेकर आते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल करा। बेसिकली क्या है कि हिंदुस्तान में मैंने ये प्रॉब्लम देखी है कि जब किसी परिवार में, चाहे वह गरीब परिवार हो चाहे वह अमीर परिवार हो, अगर उनके परिवार में इस तरीके का बच्चा जन्म ले लेता है तो सबसे पहली बात होती है एक्सेप्टेंस। जो पेरेंट्स होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वह इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारा बच्चा, इस तरीके का बच्चा हमारे यहाँ पैदा हुआ है। जो प्रारंभिक जो समय होता है, देखिए जैसे जनरल जो बच्चा हमारा होता है उसका हम 3.5 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। उस वक्त हम प्ले ग्रुप के माध्यम से उसकी जो नर्चरिंग होती है, क्योंकि उस वक्त बच्चा बहुत कोमल होता है, उस वक्त जिस तरीके से बच्चे की बॉडी को और उसके माइंड को आप शेप करेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है और उसी तरीके से उसकी ग्रोथ होती है। दिव्यांग बच्चा अगर किसी घर में हो जाता है तो पेरेंट्स पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, उसके बाद रिश्तेदारों के और समाज में अलग अलग तरीके की भ्रांतियां जो फैली हुई हैं, उसके कारण वह मंदिरों में, तांत्रिकों पे, ऐसे लोगों पे भी हमारे पे इतने बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स बताते हैं कि हम पिछले 8-10 साल से तो हम इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं कि मंदिरों में जाकर पूजा करवा रहे हैं, तांत्रिकों पे जा रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे बहुत अफसोस होता है कहते हुए कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं वहाँ पर भी जब वो जाते हैं तो उनको बहुत मिसगाइड किया जाता है, उनको ऑपरेशंस बताए जाते हैं, उनको जैसे कोई बच्चा हाइपर एक्टिविटी है तो बड़े बड़े डॉक्टर्स भी उनको दवाइयाँ देते हैं कि इनकी हाइपर एक्टिविटी को कम किया जाए। जबकि वो जो दवाइयाँ होती हैं, अगर एक इतने कोमल, इतनी टेंडर एज के बच्चे को अगर वो दवाई दी जाती है तो उसका बहुत ही प्रतिकूल जो उसका प्रभाव होता है वो उस पर पड़ता है और उस कारण से जो बच्चे का जो डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो समय होता है वो निकल जाता है। तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप देखिए, हम पे जो बच्चे आते हैं, हम पे
आज की डेट में आप यकीन मानिए मेरे पे कम से कम रोज 4 से 5 फ़ोन ऐसे आते हैं जिनको मैं चाहकर भी अपने स्कूल में प्रवेश नहीं दे पाता। उसका कारण ये होता है कि वह बच्चे की उम्र 15 से 18 से 20 साल के वो बच्चे होते हैं। एक्चुअली ये जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर ये बच्चे आपने सही उम्र में 3, 4, 5 साल की उम्र तक अगर आपने इन बच्चों को टॉयलेट ट्रेंड नहीं करा तो बहुत समस्या आ जाती है। क्योंकि आप देखिए कि जब वह हमारे स्कूल में अगर 18 साल का बच्चा आता है और वह टॉयलेट ट्रेंड नहीं है और अगर वो टॉयलेट या पॉटी वगैरह अपने कपड़ों में करता है तो जो हमारा स्टाफ होता है वह बिल्कुल हमें मना कर देता है कि हम इतने बड़े बच्चों की इस तरीके की गतिविधियों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वही प्रॉब्लम जो होते हैं पेरेंट्स अपने घर में फेस करते हैं। तो वो जो जितना भी जो समय जो उन्होंने शुरू में बर्बाद किया होता है, जिस समय बहुत पॉसिबल होता है कि बच्चा भी छोटा होता है, उसे सिखाना भी बड़ा आसान होता है पेरेंट्स के लिए भी और हम लोगों के लिए भी बहुत आसान होता है कि हम उन्हें टॉयलेट ट्रेन कर सकें। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन ही हम आवासीय विद्यालय में इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वह बच्चे टॉयलेट ट्रेन नहीं होते। तो जो ये समय निकल जाता है, जो पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस होती है, उसके कारण जो पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारे बच्चे इस प्रकार दिव्यांग निकल चुके हैं और तांत्रिक मंदिर और डॉक्टरों के झांसों में आकर जो अपना समय बर्बाद करते हैं, उसके कारण बच्चों का भी बहुत अहित होता है और हम लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हम ऐसे बच्चों को अपने विद्यालय में प्रवेश दे सकें। तो बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए कि हम बच्चों को प्रवेश दे सकें। और उसके बाद अब जैसा कि मैंने इसमें बीएड और एमएड किया है, तो जब मैंने एमएड भी किया तो उस वक्त भी पूरे देश से जो बच्चे थे वो वहाँ पर पढ़ते थे मेरे साथ। तो हमारे पूरे लिंक्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो मैंने अपने ग्रुप में जो स्पेशल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, जो बीएड एमएड जिन्होंने हमारे साथ किया, उनको भी पता है कि मैं इस तरीके का एक विद्यालय चलाता हूँ। उनके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और जो हम ये जागरूकता रैलीज निकालते हैं और जो जागरूकता के शिविर, जैसे हम उपकरण जो होते हैं व्हील चेयर्स वगैरह वो बांटने का भी हमारी संस्था कार्य करती है। तो उसके द्वारा लोगों को पता लगता है कि हम इस तरीके के क्रियाकलापों में इंडल्ज्ड हैं, इन्वॉल्व हैं, तो लोग हमें अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने के बाद फिर हम बच्चों का प्रॉपर एक असेसमेंट करते हैं, जिसमें हमारी बेसिकली यही मतलब हमारा एक वो होती है, हम चाहते हैं कि जो बच्चा हो वो टॉयलेट ट्रेंड हो। और अगर बच्चा टॉयलेट ट्रेंड होता है तो हम उसे बहुत आसानी से अपने स्कूल में रख लेते हैं। छोटे बच्चे चाहे टॉयलेट ट्रेंड हो या ना हो, उनको हम अपने विद्यालय में एडमिशन देकर और फिर यहाँ पर उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। शुरू का जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो इन्हीं डेली लिविंग स्किल्स की एक्टिविटीज़ में ही निकलता है। टॉयलेटिंग, बैदिंग, नहाना धोना और ये जो खाना पीना, ये जो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है, मतलब हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम बच्चे को इस तरीके से सेट कर सके कि अगर वह नॉर्मल समाज में जाकर बैठता है तो कोई उसे देखकर उसके पोस्चर से यह ना पता लगा सके कि यह बच्चा किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है। बहुत सही आपने बात कही है सर। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आपने अपनी संस्था की बात यहाँ पर कही है और आपने जैसे बता रहे हैं कि काफ़ी सारे पेरेंट्स आपके पास एडमिशन के लिए भी आते हैं। तो सर जब भी आपके पास कोई पेरेंट्स आते हैं या फिर कोई केस आपके पास आता है तो मैं ये जानना चाहूँगी किस किस तरह के केस आपके पास आते हैं, कोई इमोशनल, अगर आप इससे किस्सा कुछ जुड़ा हुआ जो आप बताना चाहें। देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने इस विद्यालय की स्टार्टिंग करी तो मैंने आपको बताया कि डालनवाला में किराए की प्रॉपर्टी पे मैं इस विद्यालय को चलाता था, जहाँ पर मेरा 15 से 20 हज़ार रुपये किराया था। प्लस वहाँ पे टीचर्स की सैलरी देनी पड़ती थी, जो हमारे यहाँ मेड्स थी उनकी भी सैलरी देनी पड़ती थी। तो एक बहुत ही संघर्ष का और काफ़ी स्ट्रगल का मेरा वो समय रहा, जिसमें काफ़ी बार ऐसे पड़ा हुआ है जिसमें मुझे लगा कि नहीं यार, इस काम को मैं अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा और मुझे ये काम बंद करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु की इच्छा थी कि मैं इस कार्य को तमाम उम्र करूँ। और जब मुझे मेरे जीवन में एक ऐसा पड़ा हुआ है कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस मुस्कान विद्यालय को बंद कर देना चाहिए, तो ईश्वर ने किसी ना किसी को भगवान के रूप में मसीहा बनाकर मेरे पास भेजा। और उस समय की जो मेरी आर्थिक स्थिति, जो मेरे को लगता था कि आर्थिक स्थिति की वजह से मैं इसको नहीं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, तो मेरे को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से लोगों ने आकर मेरे को मदद करी। जैसे मैं आपको किस्सा बताना चाहूँगा कि मेरे विद्यालय में मेरा एक फ्रेंड है जो बैंक में मैनेजर है। तो उस समय मैं बड़ा परेशान था क्योंकि गर्मियाँ चल रही थी और हमारे यहाँ पे फ्रिज नहीं था स्कूल में। तो मेरे को लगा एकदम इत्तेफाक से उस दिन मेरा एक फ्रेंड काफ़ी 3-4 साल बाद मेरे पास आया। उसने मुझे मेरे को फ़ोन करा, उसने बोला कि विजय आप कहाँ पर हो। तो मैंने उससे बोला कि भाई मैं ऐसी जगह हूँ, मैंने ऐसा स्कूल शुरू करा है। तो उसने मुझे बोला कि भाई मैं ना आ रहा हूँ। तो जब वो वहाँ पर आया तो वहाँ पर आके उसने मेरे से सबसे पहले बोला कि यार पानी पिला ठंडा। तो मैंने उसे बोला भाई मेरे यहाँ फ्रिज नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ घड़ा है, मैं घड़े का पानी तो ये पिलाता हूँ। तो जब मैंने उसे वो घड़े का पानी पिलाया तो उसने मेरे को बहुत ही
मतलब मेरे को बहुत बुरा सा लगा। उसने मुझे बोला अबे यार बता भाई, तेरे यहाँ फ्रिज तक नहीं है और तू मुझे घड़े का पानी पिला रहा है, अरे यार यहाँ क्या फ़ायदा। और वो वहाँ से चला गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बोला यार मैं एक अच्छा काम करने के लिए निकला हूँ और मेरा फ्रेंड जो मेरा बचपन का दोस्त है वह इस प्रकार से मेरे को बेइज्जत करके एक तरीके से चला गया। काफ़ी मुझे बुरा लगा। एकदम बहुत ज़्यादा बारिश भी होने लगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, करीब 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया कि थैंक्स फॉर परचेजिंग सैमसंग प्रोडक्ट। तो मैं थोड़ा मतलब मुझे लगा कि मैंने तो कोई प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करा, तो मेरे पास ये मैसेज क्यों आया। इतनी देर में मेरे उसी दोस्त का मुझे फ़ोन आया और उसने बोला कि रतूड़ी तू कहाँ पर है। बोला मैं अपने वहीं पर हूँ जहाँ पर तुम मुझे छोड़ के गया था। और भाई मुझे अच्छा ही लगा। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट में वहाँ पर आ रहा हूँ। 2 मिनट बाद वह एक्टिवा में था और वह भीगता हुआ वहाँ पर आया और उसके साथ एक लोडिंग वाला आ रखा था। और मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि वह जो मेरा मित्र था वह एक बड़ा करीब 18 से 20 हज़ार रुपये का फ्रिज मेरे विद्यालय के लिए लेकर आया। और वो मेरे लिए मतलब बहुत ही बूस्टिंग, मतलब मेरा मोराल इतना ज़्यादा बूस्ट हुआ और मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि नहीं यार ये कार्य मुझे करना चाहिए, कि मेरे मतलब ईश्वर कहीं ना कहीं चाहता है कि मैं इस कार्य को करूं। तभी मेरा मित्र मेरे को इस तरीके की मदद कर रहा है और उसने मुझे भी बहुत बूस्टअप करा कि यार हमें बहुत अच्छा लगा कि तू ICSE बोर्ड से, हेरिटेज स्कूल से इतनी अच्छी परसेंटेज से पास हो गए, तू चाहे तो तू कोई भी जॉब और कुछ भी कर सकता है, लेकिन तू इस कार्य को कर रहा है। तो हम मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इस चीज़ को लेके आया। तो काफ़ी मैं प्रोत्साहित हुआ। और एक मेरे विद्यालय में जो बच्चा है अक्षत अक्कू, जो मुझे बहुत ही प्यारा है और मेरे विद्यालय में सबसे पहला जो एडमिशन हुआ उसी के द्वारा हुआ। और स्टार्टिंग में उसके पेरेंट्स के द्वारा, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने मेरी स्टार्टिंग में फाइनेंशियल मदद भी करी, जिसका कारण मुझे लगता है कि मैं आज इस स्कूल को बहुत सुचारू तरीके से चला पा रहा हूँ। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी। और वह बच्चा, मैं आपको बताऊँगा कि वह अक्षत जो एक बच्चा है, मैं आपको उससे मिलाऊँगा, वह बच्चा मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चा है, जिसमें ऑटिज़म, स्पीच इम्पेयर्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है, प्लस वो CP है, सेरिब्रल पाल्सीड है। मतलब उसका जो नीचे का जो पोर्शन है वह पैरालिटिक है और उसके कारण वह चल नहीं पाता। आप देखिए कि ऑटिस्टिक जो बच्चा होता है उनकी जो विशेषता होती है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो यह होता है कि वह बच्चे, आप उनके पास, अगर वह सीवियर कैटेगरी का ऑटिस्टिक बच्चा है तो आप उनके पास बैठकर ढोल नगाड़े भी बजाएंगे या आप कितना हल्ला गुल्ला भी कर लेंगे, तो वो बच्चे अपने ही एक दुनिया में खोए रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि जब मैं उसको आवाज़ देता हूँ, जब वह बच्चा मेरे पास आया था तो उसके मुंह से बहुत ड्रूलिंग होती थी, काफ़ी उसके सलाइवा पूरे मुंह से निकलता रहता था, जो एक मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चे की जो पेरेंट्स बहुत फेस करते हैं। और उन बच्चों को मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि कंटिन्यूस ड्रूलिंग होती है, लगातार थूक उसके मुंह से निकलता रहता था। और उस बच्चे को मैं अपनी गोद में जब लेता था तो वह पूरा का पूरा जो उसका सलाइवा था वो पूरा मेरे ऊपर गिर जाता था। यहाँ तक कि जो मेरी मेड्स वगैरह थी वो भी एक्सेप्ट नहीं करती थी, कहती थी सर हमें इससे घृणा आ रही है, मतलब उनको अजीब सा लगता था। लेकिन मैंने एक्सरसाइज के माध्यम से मैं उसको मैंने च्युइंगम्स खिलाए, उसको मैंने जैम के थ्रू उसकी मतलब टंग मूवमेंट करवाया, उसके मुंह में मैं उंगली डालकर उसको मैं सिखाता था कि इस थूक को कैसे घूटना है। और मुझे आज बहुत खुशी होती है, ये चीज़ आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप उस बच्चे को अगर आज आप मिलेंगे तो उसके मुंह से बिल्कुल भी ड्रूलिंग नहीं होती है। और वह बच्चा जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता था किसी की बातों पे, अगर मैंने क्योंकि उस बच्चे की जो कमर है वो थोड़ी झुक रखी थी, तो मैंने उसको पलौती मारना सिखाया। पलौती मार के मैंने उसको सिखाया कि कैसे कमर को अपना सीधा करके बैठना है। वह बहुत हैंड बाइटिंग करता था, अपने दांत से अपने हाथ को काटता था, तो मैंने उसकी वह आदत भी छुटवाई। और बहुत ही इमोशनली मैं उस बच्चे से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वह उस बच्चे में इतना इम्प्रूवमेंट आया कि मुझे वहाँ से भी बहुत ऊर्जा मिली कि नहीं, मुझे मतलब मेरे को ईश्वर की कृपा से मेरे को ईश्वर ने सब कुछ दिया है। मेरे फादर डॉक्टर थे, मम्मी मेरी टीचर रही हैं, वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं, फाइनेंशियली हम बहुत साउंड रहे। लेकिन मुझे मतलब हर चीज़ होते हुए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से होती है कि मैंने एक ऐसे बच्चे का जीवन बनाया, उसके लिए मैं काफ़ी कुछ कर चुका। और आज और बच्चों को भी, एक बच्चा है जो ऑटिस्टिक था, उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे उसकी एक्टिविटीज़ से, वो मेरे स्कूल में उसने एडमिशन लिया और 1 से 1.5 साल में मैंने उसकी हाइपर एक्टिविटी को भी बहुत कम करा। मतलब बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे जो पहली जो हम एजुकेशन जो मतलब किताबों से पढ़ने से, बीएड करने से, एमएड करने से, यहाँ से आप वह चीज़ नहीं सीखेंगे। जो सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है कि आपको इन बच्चों के साथ एक रेपो बनानी पड़ेगी। इन बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ ये मेरे अपने हैं।
जिस दिन ये भावना उन बच्चों के मन में आ गई तो वह बच्चा आपकी हर एक बात को मानेगा। जिस चीज़ को सिखाने में एक नॉर्मल टीचर को जो इमोशनल ना हो, जो उनसे इमोशनली अटैच ना हो, जो उसे 1 साल लगेगा जो चीज़ सिखाने में, उस चीज़ को इमोशनल अटैचमेंट के द्वारा हम 1 महीने में उस बच्चे को सिखा सकते हैं। तो इसी प्रकार एक बच्चा और दिल्ली का एक बच्चा था, उसके पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे। तो आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि वह बच्चा और जिस बच्चे के बारे में मैंने आपको इससे पहले बताया, वो दोनों बच्चे आज मेन स्ट्रीम में नॉर्मल स्कूल में जनरल बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ी सी असिस्टेंस उन्हें स्पेशल एजुकेटर वहाँ पर देते हैं, अदरवाइज़ वो आज जनरल स्कूल में जनरल बच्चों के साथ पढ़ते हैं, जिसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ईश्वर का भी और इस समाज के उन लोगों का जिन्होंने मेरी सहायता करी हमेशा और मुझे बूस्टअप किया कि मैं इस कार्य को करूँ, कि उन्होंने मेरी मदद करी, और इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत सही बात सर। और आपके लिए तो ये आपके लिए क्या, पूरे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से निकले हुए बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं अभी आगे, और नॉर्मल बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। जब किसी अच्छे काम करने की जब ठान ही लिया है तो राह के कोई भी मुसीबत उसको रोक नहीं पाती है। सर मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि 17-18 साल की उम्र थी आपकी जब आपने इस फील्ड को चुना, इसकी पढ़ाई करने के लिए आपको, तो सर मैं जानना चाहूँगी कि सिर्फ इसी तरफ क्यों? क्योंकि 17-18 साल का बच्चा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इस टाइम उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, दिमाग बहुत काफ़ी जगह दौड़ता है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो आपने इस चीज़ को क्यों चुना? इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता भी है कि ईश्वर ने मुझे, मतलब ईश्वर का बहुत पहले से ही ये प्लान था कि मैं ऐसे बच्चों के लिए काम करूं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं छोटा था तो छोटे से ही मैं अलग अलग विकलांगता से ग्रस्त जो लोग होते थे, जैसे मैं छोटा था तो मैं, हमारे यहाँ एक ब्लाइंड व्यक्ति थे जो मतलब हमारे यहाँ मतलब वो बैगिंग करते थे। मुझे मतलब बड़ा अफसोस होता है ये बात बोलते हुए भी कि वो बैगिंग करते थे और वो हमारे यहाँ आते थे। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो मेरा उनसे एक बहुत ही अलग सा लगाव था। जब वो आते थे तो मैं अपने पेरेंट्स को भी कहता था कि नहीं, इनको चाय पिलाओ, इनको कुछ खाना खिलाओ, और उनके साथ में बैठता था और वो हमें गाना भी सुनाते थे। यहाँ तक कि जो हमारा स्कूल, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, उस स्कूल के बाहर भी हमारे एक ब्लाइंड एक अंकल थे जो वहाँ पर खड़े रहते थे और बांसुरी बजाते थे, और मतलब हम जो बच्चे थे हम उनके पास जाते थे, उनके पास बैठते थे। और मतलब शुरू से ही मेरा इन चीज़ों, मतलब मेरे को ऐसे लोगों से, जैसे मेरे फादर डॉक्टर थे तो उनकी क्लिनिक थी दिलाराम बाज़ार के पास, तो जब मैं वहाँ जाता था तो वहाँ पर मेरे फादर के पास भी एक ब्लाइंड 2-3 लोग आते थे। तो मैं देखता था कि यार ये ब्लाइंड होने के बावजूद भी मतलब बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें बोल रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इत्तेफाक से या ईश्वर की जो मतलब मर्जी थी कि 12th करने के बाद मेरे फादर ने मुझे बोला कि नहीं, वहाँ पर एक NIVH है, उस NIVH में 4 ईयर BEd का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, वहाँ का तुम एंट्रेंस लो, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आगे जाके आपकी जॉब भी लग पाएगी। तो मतलब प्रेरणा मिली और ईश्वर ने, मुझे लगता है कि मुझे इस काम के लिए चुना था, तो इस कारण से मैं इस फील्ड में गया। शुरू में मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़ा अटपटा सा भी लगा, लेकिन उसके बाद जब मैं बच्चों के साथ रहने लगा, उनके साथ हम अपनी टीचिंग प्रैक्टिस में जब हम उनके यहाँ जाते थे तो हम देखते थे कि ये बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, हर तरीके की मजाक करना बिल्कुल, मतलब आप बच्चों के साथ अगर रहेंगे, उनके साथ मिलेंगे तो आपको लगेगा कि ये बच्चे हमसे भी आते हैं। ब्लाइंड हमारे इंस्टीट्यूट के एक राकेश जी थे जिन्होंने PCS का पेपर भी क्लियर किया ब्लाइंड होते हुए, और मैनेजर हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, यहाँ तक कि जो हमारी NIVH की पहले डायरेक्टर मैम थी वो भी एक ब्लाइंड थी, हमारे जो अभी फ़िलहाल में जो प्रिंसिपल थे वो भी ब्लाइंड थे। तो मतलब इस तरीके से मैं एनकाउंटर, मतलब मेरा ऐसे लोगों के साथ होता रहा, मतलब मैं मिलता रहा, इंटरेक्शन मेरा ऐसे लोगों से होता रहा, तो इसलिए मैं इस फील्ड में आया और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ और मैं बहुत संतुष्ट हूँ ऐसे व्यक्तियों, ऐसे बच्चों और व्यक्तियों के साथ कार्य करके। बहुत अच्छा सर। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जैसे आप स्कूल चला रहे हो, इतने बच्चों को आपने आवासीय भी प्रदान किया है और उनके पढ़ाई का पूरा खर्चा भी उठा रहे हैं, तो सर ये सब कैसे कर पाते हैं आप? मतलब आर्थिक मदद जो है वो किस तरह से हो पाती है? देखिए, मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में मैंने इसको किराए की प्रॉपर्टी पर मैंने इसे चलाया, और एक जगह जब मैंने इसको, मतलब बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जब मैंने स्टार्टिंग में इसे किराए पे चलाया, तो जिस प्रॉपर्टी में मैंने उसे किराए पे चलाया तो उसका जो ओनर था वो बाहर, मतलब जो उसकी ओनर थी वो बाहर रहती थी, तो किसी मेडिएटर के थ्रू, एजेंट के थ्रू मैंने वो प्रॉपर्टी ली थी। और मतलब करीब 15 से 16 दिन बाद जब मैं उसका इनॉग्रेशन करने लगा सेटअप होने के बाद, तो वहाँ पर एक लेडीज़ जो है, जो उसकी ओनर थी, वो वहाँ पर आई
और मतलब मुझे बहुत बुरा लगा जब वो मेरे पास आई, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि ऐसे बच्चों को मैं अपनी प्रॉपर्टी में नहीं रहने दूंगी, मुझे ऐसे बच्चों से बहुत घृणा होती है, और आप यहाँ से स्कूल को खाली करिए, आपके जो पैसे हैं आपके मैं पूरे पैसे वापस कर दूंगी। तो मैंने उन मैडम को यूँ बोला कि मैम अगर आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो किस प्रकार मैं ऐसे बच्चों के लिए कार्य कर पाऊँगा। तो उसने मुझे बोला कि नहीं नहीं, आप इसे खाली कर दो। उसके पश्चात जब मैंने उन्हें बोला कि ठीक है मैं इसको खाली कर दूंगा, और मैं मतलब थोड़ा मुझे डिले हो गया खाली करने में क्योंकि दूसरी जगह मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने कुछ अवांछित तत्वों को जो मतलब गुंडे टाइप के जो लोग होते हैं, उन्होंने 2-3 लोगों को मेरे विद्यालय में भेजा, और भेजकर उन लोगों ने मतलब मेरे को एक तरीके से धमकाने का, थ्रेट करने की उन्होंने कोशिश करी। उन्होंने बोला कि इस प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से खाली करो, जहाँ तुम्हें लेके जाना है लेके जाओ, मतलब उन्होंने मेरे को धमकाया। तो फिर मुझे लगा कि क्योंकि मेरे साथ यहाँ फीमेल स्टाफ भी रहती है और बच्चे भी रहते हैं, तो मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी में गया जहाँ के ओनर मतलब काफ़ी ठीक थे, उन्होंने काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी हमें 20-22 हज़ार रुपये रेंट पे दे रखी थी, और वहाँ पर मैंने काफ़ी 1-1.25 साल तक स्कूल चलाया। लेकिन हल्के हल्के मुझे लगा, क्योंकि जो मेरे क्लासमेट्स थे और जो मतलब मेरे फादर के जो लोग थे कांटेक्ट में, वो लोग मेरी मदद किया करते थे। कोई टीचर की सैलरी दे देता था, कोई किराया दे देता था, कोई राशन दे देता था, तो पॉसिबल था। लेकिन हल्के हल्के मुझे लगा कि हर मतलब जो लोग थे, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि जो लोग होते हैं वो बहुत ही दुनिया में गिव एंड टेक का वो है कि अगर हर व्यक्ति वहीं मतलब नेताओं को और इस तरीके के फंक्शंस के लिए लोग पैसा दे देते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि हम जाएंगे और वहाँ जाके हमारा मान सम्मान होगा। लेकिन जब हम कभी ऐसे अपने विद्यालय के लिए किसी से डोनेशन वगैरह मांगते हैं तो वह देने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं, और हाँ 500, 50, 100 रुपये तक देने की मतलब मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े लोगों के पास हम जाते हैं तो 50-50 रुपये तक हमें पेश करते हैं कि आप ये ले लो, तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, इस तरीके से किराए पे मैं ऐसे नहीं चला पाऊँगा। तो उस पर मैं अपने पेरेंट्स का और अपने भाई का, अपनी फैमिली का बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा कि हमारी एक प्रॉपर्टी थी जो हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को जब बेचा तो उस वक्त हम करणपुर में एक मकान में रहते थे जो बहुत ही छोटा मकान था। तो उसमें हमारा ये उद्देश्य था कि जब हम उस प्लॉट को बेचेंगे तो उस प्लॉट को बेच के हम अपने लिए एक घर बनाएंगे और वहाँ पर हम रहेंगे। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने, हमारी फैमिली ने हमें बहुत सपोर्ट करा, और उन्होंने बोला कोई बात नहीं कि इसको तुम बेच कर और अपने लिए एक इन बच्चों के लिए विद्यालय बनाओ और वहाँ पर उन्हें रखो। और फिर उस प्रॉपर्टी को बेच के जो हमें पैसे मिले, उस प्रॉपर्टी के पैसों से मैंने यहाँ पर आमवाला तपोवन एनक्लेव क्रॉस 2B में मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी खरीदी, और यहाँ पर मैंने अपने इस विद्यालय को मतलब स्थापित किया। यहाँ पर हमने बच्चों के लिए बनाया। अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने यहाँ बच्चों के लिए स्कूल को बनाया। मैंने यहाँ पर पत्थर डलवाया, मार्बल डलवाया, पूरा टेक्सचर करवाया दीवारों पे, जबकि मुझे लोगों ने बोला कि क्या ज़रूरत है इतना पैसा खर्च करने की, नॉर्मल पुताई कराओ, चूना कराओ। तो मैं मतलब मेरा ये मानना है, मैं समाज को भी यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत ही इनोसेंट बच्चे होते हैं, इनकी समाज से और अपने जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा इनकी इच्छाएं नहीं होती, महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम इतना कर सकते हैं कि हम इनको एक रहने की एक बहुत अच्छी जगह दे सकते हैं, दीवारें दे सकते हैं। रंग जो होते हैं अगर वह बच्चा देख सकता है, और अगर वह देखेगा कि मैं एक ऐसे, भले ही वह आपको बता ना पाए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वह एक ऐसे कमरे में रहेगा जहाँ पर बहुत अच्छी पुताई करी हुई हो, टेक्सचर करे हुए हो, बहुत अच्छा फर्श हो, एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता होगा, और उसका कहीं ना कहीं हमें भी ईश्वर आशीर्वाद देता होगा कि आप बच्चों के लिए ऐसा कर रहे हो। तो मैंने बहुत ही मतलब जितना मेरे से हो सका सामर्थ्य अनुसार मैंने वैसा कार्य किया, और यहाँ पर बहुत अच्छी बिल्डिंग बच्चों के लिए मुझे लगता है अपने सामर्थ्य अनुसार मैंने बनाई, और यहाँ पर बच्चे रह रहे हैं, तो इस चीज़ की मुझे काफ़ी खुशी है। जी सर, जैसे आपने कहा कि फैमिली का सपोर्ट भी आपको रहा है, तो सर मैं जानना चाहूँगी कि आपके परिवार में कौन कौन है और कैसा उनका आपके काम के प्रति कैसा उत्साह रहा, कितना सपोर्ट रहा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मेरे जो फादर हैं वो तो 2016 में उनका स्वर्गवास हो गया था, और अभी मेरी मदर जो है वो हमारे साथ रहती हैं। मेरा ब्रदर है वह गवर्नमेंट फार्मासिस्ट है, उनकी वाइफ हाउसवाइफ है, और मेरी वाइफ जो है वह भी स्टार्टिंग में मतलब जब से वो उनसे मेरी शादी हुई है उसके बाद से ही मेरी वाइफ मेरे साथ मेरे इस कार्य में पूरा सहयोग करती है। एक तरीके से बैकबोन की तरह पूरे मेरे काम को संभालती है, बच्चों की देख रेख, स्टाफ को मैनेज करना, सब कुछ जो है आज की डेट में वो मेरी पूरी सहायता करती है। और फैमिली का बहुत ही बड़ा रोल है मेरे जीवन में, क्योंकि देखिए जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद आपकी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं।
जब तक शादी नहीं हुई थी तो अपने ही खर्चे हुआ करते थे, बहुत चीज़ें थी, जिम्मेदारियां नहीं थी। लेकिन अब शादी होने के बाद भी जो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन उसमें भी जो मतलब मेरी वाइफ है और जो मेरे फैमिली है वो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। कभी अनवांटेड मतलब जितनी ज़रूरत होती है उतना ही मतलब करने के लिए कहते हैं, अनवांटेड चीज़ों को मतलब नहीं बोलते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो फैमिली सपोर्ट की वजह से मैं काफ़ी टेंशन फ्री रहता हूँ, और मैं और मेरी वाइफ और हमारी फैमिली जो है सब मिल के इस सामाजिक जो कार्य हम कर रहे हैं इसको करने में सक्षम हो पा रहे हैं। और जो भी हम प्रोग्राम्स कराते हैं, इवेंट्स कराते हैं, अवेयरनेस रैलीज कराते हैं, उसमें उन सबका पूरा रोल रहता है और पूरी मेरी मदद। तो सर अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके माध्यम से समाज को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप हमारी संस्था के लोगों को देखेंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जब नोकिया का फ़ोन खुलता था तो उसमें कनेक्टिंग पीपल का एक बड़ा हाथ और उस पर एक छोटा हाथ इस तरीके से आता था। उसमें जो हमने अपने लोगों में, संस्था के लोगों में जो हमने उस हाथ को बनाया है, उसका मतलब यही है कि उसमें जो बड़ा हाथ है वह समाज के उन लोगों का हाथ है जो इन बच्चों की सेवा करना चाहते हैं, इनकी मदद करना चाहते हैं। और वो छोटा हाथ जो है वह इस प्रकार के विकलांग, दिव्यांग, अपेक्षित बच्चों का हाथ है जिन्हें बहुत ही ज़रूरत है कि समाज के लोग इनकी सेवा करें। तो मैं चाहता हूँ कि जो समाज के लोग हैं वह बढ़ चढ़कर इस चीज़ में हमारा सहयोग करें। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आज की डेट में बहुत से फेक इंस्टीट्यूशंस ऐसे चल रहे हैं जिस वजह से समाज में बहुत ही एक गलत मैसेज गया हुआ है कि मतलब अगर हम किसी के पास कुछ मांगने जाते हैं तो वह लोग ये सोचते हैं, हमें बहुत ही सस्पेक्ट करते हैं, सस्पिशियस रहते हैं हम लोग बहुत, कि कहीं ये हमसे पैसा लेके या हमसे सामान लेके इसका मिसयूज़ तो नहीं करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हमारी मदद इस वीडियो को देखने के बाद करना चाहते हैं वह पहले हमारे क्रॉस 2B तपोवन एनक्लेव आमवाला में जो हमारा मुस्कान विद्यालय चल रहा है यहाँ पर आएँ, विजिट करें, देखें कि किस तरीके की सुविधा हम इन बच्चों को दे रहे हैं। और जब आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ ये कुछ अच्छा जनहित का कार्य कर रहे हैं, तब आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितना भी आपसे हो सके आगे बढ़ चढ़कर हमारी मदद करने की कृपा करें।